नमस्कार, स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जेडीए उपायुक्त को एसीबी ने किया ट्रैप, पूर्व मंत्री का पौत्र भी आया गिरफ्त में, चौथ वसूली का है आरोप। करेंगे और करके रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया नारा, संसद में हुआ विशेष सत्र। आतंकियों के लिए यमदूत बने सैनिक, जम्मू कश्मीर में जारी है सफाया। और वरिष्ठ भाजपा नेता सांवरलाल का हुआ निधन, नेताओं और समर्थकों ने दी श्रद्धांजलि। एंटी करप्शन ब्यूरो इन दिनों लगातार छापों को अंजाम दे रहा है, वहीं बड़ी मछलियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में आज जेडीए उपायुक्त को एसीबी ने धर दबोचा। वहीं एक फर्जी एसीबी अधिकारी की भी गिरफ्तारी हुई जो चौथ वसूली करता था। यह आरोपी एक पूर्व मंत्री का पौत्र बताया गया है। जेडीए उपायुक्त 3 रमेश चंद अग्रवाल को आज उनके घर पर ट्रैप किया गया। अग्रवाल को 20,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। इसके बाद उन्हें एसीबी कार्यालय ले जाया गया। उनके साथ ही पुरुषोत्तम सहित 2 दलाल भी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं तलाशी के दौरान उपायुक्त के घर से 5,59,000 की नकदी भी बरामद की गई है। वहीं कल भी जेडीए से ही एक जेईएन की गिरफ्तारी की गई थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जयपुर विकास प्राधिकरण किस कदर भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इसके अलावा एक अन्य कार्यवाही में साहिल राजपाल नामक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि साहिल खुद को एसीबी का अधिकारी बताता था। वह धौंस देकर पीएचडी में चौथ वसूली का काम करता था। एसीबी आईजी सचिन मित्तल के नेतृत्व में कार्यवाही को अंजाम दिया गया। साहिल एक पूर्व मंत्री का पौत्र है। उसे जालूपुरा से स्थित एमएलए क्वार्टर से गिरफ्तार किया गया है। 60,000 रुपए की डिमांड करी, इसमें से 40,000 रुपए तो 3 तारीख को ले लिए थे और 20,000 रुपए कल मैंने जो है दलाल के मार्फत अपने घर के बाहर बता करके उनसे लिए हैं। इनके रमेश चंद अग्रवाल है, इनके घर की तलाशी भी ली गई। उस तलाशी में जो 40,000 इन्होंने पहले लिए थे उनमें 8,000 रुपये तो घर की तलाशी में मिले हैं और 2,000 रुपये उनकी जेब से बरामद हुए। और इनकी घर की तलाशी में करीब 5,59,000 रुपये बरामद हुए कैश। बाकी बैंक अकाउंट्स वगैरह हैं और उनके अकाउंट्स में कितने बैलेंस हैं और ये सब चेक करें। वह कुछ अन्य विभागों के अधिकारियों को भी फोन कर उनसे वसूली का प्रयास करता था। इस आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आज भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर संसद में विशेष बैठक संपन्न हुई। वहीं पीएम मोदी ने संसद में नया नारा दिया है, करेंगे और करके रहेंगे। संसद के दोनों सदनों में बुधवार को भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सदन को संबोधित करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन की याद दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 1942 का नारा था करो या मरो, वही आज का नारा है करेंगे या करके रहेंगे। गौरतलब है कि इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करेंगे या मरेंगे का नारा दिया था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज हमारे पास गांधी जी नहीं है, बापू जैसा नेतृत्व नहीं है, लेकिन हमारे पास 125 करोड़ की ताकत है। जैसे 1947 में भारत कई देशों की आजादी के आंदोलन के लिए प्रेरणा बना था, वैसे आज 2017 में भी भारत कई देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। वहीं इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शहीदों को नमन किया और लोकसभा को संबोधित किया। सोनिया गांधी ने भी राष्ट्रपिता को याद करते हुए कहा कि हमें हर तरह की दमनकारी नीतियों से लड़ना होगा। तय कार्यक्रम के मुताबिक संसद के दोनों सदनों में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल स्थगित कर दिए गए। वहीं लोकसभा में अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और राज्यसभा में सभापति हामिद अंसारी की तरफ से एक प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। उल्लेखनीय है कि बीजेपी संसदीय दल को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सभी सांसदों से 9 अगस्त से 15 अगस्त के सप्ताह को व्यापक तौर पर मनाने को कहा था। पीएम ने सांसदों से 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच संकल्प यात्रा निकालने के लिए भी कहा है।
जम्मू कश्मीर में अब आतंकवादी इधर उधर छिपते घूम रहे हैं। हाल ही कश्मीर और आतंकवाद पर होम मिनिस्ट्री की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में 7 महीने में औसतन हर दिन एक आतंकी वारदात हुई है। इसके चलते सेना ने निरंतर ऑपरेशन चलाते हुए इस अवधि में 109 आतंकियों को ढेर किया है। जम्मू कश्मीर में गोलीबारी की आवाज तो लगातार गूंजती है, लेकिन फर्क इतना है कि अब सेना आतंकियों का जमकर सफाया करने में लगी है और पिछले एक हफ्ते में ही 5 एनकाउंटर किए जा चुके हैं। गृह मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 7 महीनों में मारे जाने वाले आतंकियों की तादाद 109 है, जो कि इस दशक में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 2016 में 150 आतंकी मारे गए थे, लेकिन ये आंकड़ा वर्ष भर का था। रिपोर्ट के मुताबिक अगर पिछले साल हुई आतंकी वारदातों से तुलना करें तो इस साल 23 जुलाई तक इनमें 25% तक का इजाफा भी दर्ज किया गया है। 1 जनवरी से लेकर 23 जुलाई के बीच घाटी में 184 हिंसक आतंकी वारदातें हुई। पिछले साल इसी समय सीमा के भीतर ऐसी 155 वारदातें हुई थी, जबकि 2016 में ऐसी कुल 322 आतंकी वारदातें थी। उधर बुधवार को आर्मी ने कश्मीर के पुलवामा में 3 आतंकियों को मार दिया है। वहीं माछिल सेक्टर में अंजाम दिए गए ऑपरेशन के बारे में सेना ने जानकारी दी। आर्मी ने कहा कि घनी झाड़ियों का फायदा उठाकर माछिल सेक्टर में 5 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। इसके बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया और 5 आतंकियों को मार गिराया। इनके पास से पाकिस्तान और चीन के हथियार बरामद किए गए हैं। वहीं पाकिस्तान की दवाइयां और राशन भी मिला है। उल्लेखनीय है कि कश्मीर में पिछले हफ्ते में 5 एनकाउंटर हुए हैं। इनमें से 10 आतंकी मार गिराए गए। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सांवरलाल जाट का बुधवार को दिल्ली में देहांत हो गया। इससे परिजनों सहित प्रदेश भर में शोक व्याप्त हो गया। उनका इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा था। वहीं उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार गुरुवार को किया जाएगा। किसानों के लिए संघर्ष कर उभरे सांवरलाल जाट पिछले कुछ समय से अपनी बीमारी से संघर्ष कर रहे थे। दिल्ली में एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान आज उनका निधन हो गया। सांवरलाल के देहावसान की खबर सुनकर उनके परिवार सहित राजनीतिक गलियारों में शोक छा गया। उनका पार्थिव शरीर दिल्ली में उनके निवास रखवाया गया, जहां श्रद्धांजलि देने के लिए नेताओं की भीड़ लगी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी पुष्पांजलि दी गई। बाद में उनकी देह को जयपुर लाकर भाजपा कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। गौरतलब है कि सांवरलाल जाट की तबीयत जयपुर में अमित शाह की मौजूदगी में एक मीटिंग के दौरान बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें जयपुर में एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां हालत बिगड़ने पर दिल्ली एम्स में दाखिल करवाया गया था। वे अजमेर से सांसद थे और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। सांवरलाल की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी। इसके साथ ही उन्हें शुगर की भी समस्या थी। उस दिन वे डायलिसिस कराने के बाद अमित शाह की मीटिंग में पहुंचे थे। यहाँ बेहोश होने के बाद अफरा तफरी मच गई थी। किसानों का कद्दावर नेता हमारे बीच से चला गया और किसानों की समस्याओं को जिस तरीके से वो उठाते थे, जिस पुरजोर तरीके से उसका समाधान जब तक नहीं होता जब तक पीछा करते थे, ऐसे किसान नेता के चले जाने से निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में किसानों का मसीहा हमारे बीच से उठ गया और यह पूर्ण क्षति जो हुई है उसको भरने में बहुत समय लगेगा। सांवरलाल जी एक जनप्रिय नेता थे, किसानों के मसीहा थे। इस मुकाम तक पार्टी को लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये बहुत बड़ी क्षति हमारे लिए और प्रदेश के लिए है, क्योंकि ऐसा सरल व्यक्तित्व नहीं देखा। देखिए, सांवरलाल जी मेरे पुराने मित्र थे। जब मैं पहली बार विधायक बना था तब भी वो मेरे साथ ही पहली बार विधायक बने थे। तब से लेकर आज तक मैंने जो महसूस किया, सांवरलाल जी के मन में जो गरीब के प्रति, किसान के प्रति, शोषित व्यक्ति के प्रति जो एक भावना थी, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, वो चाहे वो इरिगेशन मिनिस्टर रहे हों, चाहे वो पीएचडी मिनिस्टर रहे हों, चाहे भारत सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने हमेशा उनके लिए काम किया है। और मुझे तो मतलब आपने भी देखा होगा कि अंतिम समय में भी जब वो बेहोश हुए, उसके पहले हम साथ में ही थे, उस समय भी वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने वो किसानों की समस्याओं के लिए बात कर रहे थे। तो ऐसे व्यक्तित्व का हमारे बीच में जाना निश्चित रूप से राजस्थान के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए क्षति है। मेरे लिए तो व्यक्तिगत क्षति है ही।
सांवरलाल 1993, 2003 और 2013 में राजस्थान सरकार में मंत्री सहित राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों के लिए कल देर रात तक मतगणना चलती रही। आखिरकार कांग्रेस नेता अहमद पटेल जीत दर्ज कराने में कामयाब रहे। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी जीत गए हैं। इससे पहले कांग्रेस के 2 बागियों द्वारा भाजपा नेताओं को मत पत्र दिखाने के बाद जमकर हंगामा हुआ। सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने आखिरकार गुजरात से राज्यसभा में पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली। कांग्रेस के 57 में से 14 विधायकों की बगावत के बावजूद वह लगातार 5वीं बार राज्यसभा में जाने में सफल रहे। पटेल को 44 और बीजेपी के बलवंत सिंह को 38 वोट मिले। वहीं चर्चा है कि भोला भाई गोहिल और राघवजी भाई पटेल का वोट अवैध कराना पटेल ने पहले ही तय कर रखा था। दोनों का बीजेपी को वोट देने से पहले शक्ति सिंह गोहिल को बैलेट पेपर दिखाना और कुछ सेकंड के लिए यही पेपर अमित शाह को दिखाना पूर्व नियोजित माना जा रहा है। चर्चा है कि ऐसा पटेल ने जानबूझ कर किया जिससे बीजेपी उलझकर रह जाए, इन दोनों विधायकों के वोट रद्द हो जाए और पटेल जीत जाए। गुजरात के कुल 176 विधायकों ने वोट डाले। इनमें से अमित शाह और स्मृति ईरानी को 46 वोट मिले। वहीं अहमद पटेल को 44 और उनके प्रतिद्वंदी भाजपा के बलवंत सिंह को 38 वोट मिले। 2 वोट निरस्त हो गए। अहमद पटेल की जीत का गुजरात की राजनीति पर भविष्य में असर होगा। विपरीत हालात में जीत से कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है। साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में पटेल सीएम पद के लिए कांग्रेस में दावेदार के तौर पर उभरेंगे। अहमद पटेल 1977 में इमरजेंसी के बाद कांग्रेस विरोधी लहर में भी गुजरात की भरूच सीट से सांसद बने थे। इस बार राज्यसभा में पटेल ने विपरीत परिस्थितियों में जीत हासिल की है। वहीं 2 एमएलए के वोट निरस्त करने की मांग पर रात को दोनों दलों के नेता चुनाव आयोग के चक्कर लगाते रहे। इसके चलते वोटों की गिनती मंगलवार देर रात शुरू हो पाई। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा चुनाव में मतदाता विधायकों को वोट देने के बाद मत पत्र अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस के 2 बागियों राघवजी भाई पटेल और भोला पटेल ने भाजपा नेताओं को मत पत्र दिखा दिए। उनकी यह हरकत पटेल के लिए फायदेमंद रही। आईएएस की बेटी से छेड़छाड़ के मामले में फंसे हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष सुभाष बराला के पुत्र विकास बराला और उसका दोस्त आशीष कुमार आज चंडीगढ़ पुलिस के समक्ष पेश हुए। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनको पुलिस नोटिस जारी कर पेश होने को कहा गया था। वह सेक्टर 26 थाना में पेश हुए। दूसरी ओर सुभाष बराला ने कहा कि यदि विकास दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों को गैर जमानती धाराएं जोड़ने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में अपहरण की कोशिश की धारा भी जोड़ी है। छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली युवती वर्णिका के आईएएस अफसर पिता ने कहा है कि दोषी को सजा मिले और उसकी गिरफ्तारी ही काफी नहीं। इससे पहले सुभाष बराला ने अपने बयान में कहा है कि अगर उनका बेटा गलत है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने छेड़छाड़ की शिकार युवती को न्याय दिलाने की मांग करते हुए सेक्टर 26 थाने के बाहर प्रदर्शन किया। वे हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष सुभाष बराला के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर मराठा समाज ने बुधवार को मुंबई में भायखला स्थित जीजा माता उद्यान से मूक रैली निकाली। इसमें करीब 8 लाख लोग शामिल हुए। मराठा क्रांति मोर्चा की यह रैली आजाद मैदान पहुंची। इसके चलते शहर के कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम लगा रहा। मराठा क्रांति मोर्चा को पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मराठा कौमी इत्तेहाद संगठन ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है। मराठा समाज की मांगों की बात करें तो वे नौकरियां और शिक्षा में आरक्षण और एंट्रोसिटी कानून में संशोधन करके इसके दुरुपयोग पर रोक चाहते हैं। इसके अलावा कृषि ऋण माफ कर किसान आत्महत्या रोके जाने की भी मांग है। रैली की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात किया गया था। साथ ही मराठा क्रांति मोर्चा की तरफ से 10,000 प्रशिक्षित वॉलंटियर्स को भी लगाया गया। डोकलाम विवाद पर भारत और चीन के बीच तनाव की हालात आज भी बरकरार हैं। यह चर्चा इसलिए है कि रक्षा मंत्रालय ने केंद्र से तत्काल 20,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की मांग कर दी है। साल 2017-18 के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2,74,000 करोड़ रुपए का रक्षा बजट पेश किया गया था। रक्षा बजट का 50% मंत्रालय को मिल चुका है।
इससे 1/3 पैसा खर्च भी हो चुका है। इस बीच रक्षा मंत्रालय ने अतिरिक्त 20,000 करोड़ रुपए की मांग कर दी है। इस मांग को डोकलाम विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, जो 8 हफ्तों से भी अधिक समय से जारी है। चीन का कहना है कि भारत डोकलाम से तुरंत अपनी सेना हटा ले, लेकिन भारत वहां डटा हुआ है। वहीं कुछ हफ्ते पहले ही रक्षा मंत्रालय ने सेना के उप प्रमुख को युद्ध से जुड़े हथियारों को खरीदने को कहा था। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले संसद में रखी गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में बताया गया है कि कोई युद्ध छिड़ने की स्थिति में भारतीय सेना के पास केवल 10 दिन के लिए ही पर्याप्त गोला बारूद है। इसके बाद काफी हंगामा खड़ा हो गया था और रक्षा मंत्री अरुण जेटली को इसे शांत करने के लिए संसद में बयान देना पड़ा। राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ ने बूंदी स्थित व्यास नर्सिंग होम में कार्रवाई की है। प्रकोष्ठ ने यहां 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार हुए लोगों पर भ्रूण लिंग जांच और अनधिकृत रूप से गर्भपात में लिप्त होने के आरोप हैं। प्रकोष्ठ के दल ने स्त्री रोग विशेषज्ञ लॉज व्यास और दलाल सुनील शर्मा को गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि पीसीपीएनडीटी दल की यह बूंदी जिले में दूसरी कार्रवाई है। वहीं इस वित्तीय वर्ष में अब तक 28वीं कार्यवाही की गई है। राजस्थान के झालावाड़ में परवन नदी में बहे 4 लोगों का अब भी सुराग नहीं लग पाया है। नदी में बहने से अनेक लोग डूब गए थे। इनमें से 11 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। वहीं एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। इसके अलावा 4 लोगों का पता नहीं लग पाया है। सर्च अभियान लगातार जारी रहने के बावजूद इनका सुराग नहीं मिला है। खैरथल कस्बे की नई अनाज मंडी में व्यापार समिति के चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। समिति के चुनाव जल्द ही करवाए जाने हैं। व्यापार समिति के अध्यक्ष अशोक डाटा ने बताया कि समिति के चुनाव के संबंध में मंडी व्यापारियों के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया है। निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होने पर चुनावों के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये हमारे व्यापार समिति के चुनाव ड्यू है, उसके चुनाव अधिकारी नियुक्त करने थे और चुनाव की डेट चुनाव अधिकारी तो हमने नियुक्त कर दिया। आगामी कार्रवाई चुनाव अधिकारी करें। इस मीटिंग में क्या क्या बातें सामने आई है? चुनाव की बातें थी, चुनाव कराने इसे महीने में अगस्त में चुनाव कराने हैं। तो डेट उठाई अभी चुनाव अधिकारी देंगे डेट। चुनाव अधिकारी 5 नियुक्त कर दिए हैं और 5 की सहमति से 5-7 दिन में ही डेट क्लियर हो जाएगी। लॉटरी निकालने के नाम पर झांसा देकर लोगों को ठगने वाला एक शातिर को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी प्रेम प्रकाश खैरथल का निवासी है। वह अपने साथियों के साथ मिलकर राह चलते लोगों से रास्ता पूछने का बहाना करता था। इसके बाद वृद्ध और विकलांग आश्रम एवं सरकारी योजनाओं में लॉटरी निकालने का झांसा देता था। आरोपी ने हाल ही स्कीम में एक निवासी विष्णुदत्त शर्मा से इसी तरह 15,000 रुपए ठग लिए थे। पुलिस अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनको बातों में लॉटरी का झांसा देके उनसे 15,000 रुपये ठग लिए थे। इसके लिए श्रीमान एसपी साहब, श्री राहुल प्रकाश जी, एडिशनल स्पेयर क्वार्टर साहब के निर्देशन में टीम का गठन किया गया, जो काफ़ी प्रयासों के बाद में ये एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो इस प्रकार की वारदात करने का व्यस्त है, जिसका नाम प्रेम प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश, सलोक सिंह नंदराज, जाति कुमार, निवासी खैरथल का। ये पूर्व में इस प्रकार की वारदातें किया हुआ है, जयपुर में भी वारदातें करता है और थाना कोतवाली में भी इसके विरुद्ध पहले इसी प्रकार का अभियोग करने पर। छात्र संघ चुनाव 2017-18 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रदेश में आगामी वर्ष के लिए इसी माह यह चुनाव करवाए जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने इस आशय का ऐलान किया है। 26 अगस्त को लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे। पूर्व वर्षों की तरह इस वर्ष भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव के चुनाव एक साथ होंगे। पूर्व में यह भ्रांति फैली थी कि इस वर्ष केवल अध्यक्ष और कक्षा प्रतिनिधि के ही चुनाव कराए जाएंगे।